गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। ज्वाइन करो बेटा, हम तो बारिश में आप लोगों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ज्वाइन फास्ट। मुकेश खन्ना, मुस्कान, अच्छा मुस्कान कंवर, टीना, गगन। बेटा वीडियो ऑन कर लो, बारिश हो रही है बच्चों। बेटा बारिश हो रही है क्या? जल्दी से ज्वाइन करो यार, आज तो मौसम बहुत अच्छा है। कितना हो गया था बेटा? अपन आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे थे ना। आयनिक बॉन्ड ऑलमोस्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। नहीं हो रही बेटा अंकित? कहाँ से हो तुम? बारिश तो अच्छी है, अब लंबी है, कोटपुली में भी है, यहाँ पे भी है, पूरे हाईवे पे बारिश थी, कोटपुली से पावटा तक। तुम्हारी बारिश नहीं हो रही? हो तो रही है। अच्छा जयपुर हो फिलहाल, ओके। जयपुर में नहीं हो रही होगी, चलो कोई नहीं। बच्चों आयनिक बॉन्ड जो है बेटा, आयनिक बॉन्ड जो है उसको अपने कल बात की थी, इसमें एक दो बातें और रह गई थी। आयनिक जो कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, उसको हम क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। किसी भी सॉलिड को हम क्रिस्टल लैटिस भी बोल देते हैं बच्चों। क्या बोल देते हैं? लैटिस। लैटिस का मतलब क्या होता है? सॉलिड। तन्नू क्या बोल रहे हो बेटा? CANC ऑफ। तन्नू बेटा मैसेज लिख दो, मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हो कि कहां तक हो गया था? ओके तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? The solid is also called क्रिस्टल लैटिस। किसी सॉलिड को हम क्रिस्टल लैटिस बोल देते हैं बच्चों। क्या बोल देते हैं? क्रिस्टल लैटिस बोल देते हैं। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी लिख लो। इन आयनिक कंपाउंड एटम्स, ions are proper arranged। बच्चों एटम्स और आयंस जो होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों वो हाई होता है। यस और नो? ये बात मैं कर रहा था, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को आपको समझाया था, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन से भी समझाया था बच्चों, याद करो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन से भी समझाया था, याद है सब बच्चों को? ए टेम्परेचर इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, उसको अपन मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ए टेम्परेचर इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन उसके लिए ओके, केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड चल रहा था, उसी के ऊपर आएंगे बेटा।
ठीक है। अब यहाँ पे एटम्स आयंस जो होते हैं वो प्रॉपर अरेंज होते हैं, वो कैसे समझो, कैसे प्रॉपर अरेंज होते हैं वो समझो। ठीक है, नोट कर लो इसको। मिटा दो। बेटा लिख लो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड कैसे बनाएंगे। आपको ट्रिक बताता हूं, तरीका बताता हूं। बेटा एक ऐसे डॉट डॉट करके एक सीधी लाइन बना लोगे फिक्स गैप के साथ। दूसरी लाइन, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है इसके सेंटर से स्टार्ट करोगे। इन दोनों के सेंटर से जितना गैप इधर है उतना ही गैप इधर कर दोगे। बस फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ लाइन दोनों एक आपस में एक सिधाई में आनी चाहिए। ठीक है। स्क्रीन प्रॉब्लम, स्क्रीन तो बेटा नेट थोड़ा सा आज लाइट, वो नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा होगा। क्यों गड़बड़ आ रहा होगा? क्योंकि बारिश तेज हो रही है। ठीक है। बाकी बच्चों दिखाई तो दे रहा है ना? कौशिक, गगन, यस गगन बेटा दिखाई नहीं दे रहा? चलो एक बार अपना नेट चेक कर लो। कुछ बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ से तो सही है। राहुल बेटा तुम्हें क्लियर दिखाई दे रहा है? मैसेज लिखो यस। चलो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों, इसके वीडियो को देख लेना, कुछ सुन लो कुछ समझ लो। देखो इन डॉट को आपस में आप मिलाओ इस तरीके से। इन डॉट को बच्चों आप ऐसे मिलाओ। देखो बच्चों गौर से देखो, एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन गई। क्या बन गई? 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन गई। बात समझ में आ रही है? मतलब जब आप लोग आयनिक कंपाउंड्स को अच्छे से देखोगे, आयनिक कंपाउंड्स को अच्छे से देखोगे तो वहाँ पे एटम्स और आयंस का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है बच्चों। देयर आर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड आयंस। ये एक जो मैंने बनाया है, एक बॉक्स जैसा बनाया है, इसको बोलते हैं बेटा यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट सेल बोलते हैं। समझ गए? अब देखो इसको मैं रिपीट करूंगा बच्चों, इसको मैं रिपीट करूंगा तो वापस से दूसरा यूनिट सेल बन जाएगा। थोड़ा ब्लर आ रहा है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। समझ गए? देखो मैं इसको रिपीट करता हूं। ठीक। तो बच्चों ये दूसरा यूनिट सेल बना कि नहीं बना बताओ? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड के अंदर जो
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट एटम्स जो होते हैं बच्चों, वो प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं। आ गई बात समझ में? इसको आप रिपीट करते रहोगे तो ये एन टायर क्रिस्टल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एन टायर क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आयनिक क्रिस्टल जो होता है वो उसमें एटम्स और आयंस जो होते हैं बेटा प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं। क्लियर? चलो ये बना लेना। ये सब कॉर्नर पे बेटा एटम्स पड़े हैं, आयंस पड़े हैं। समझ गए? लिखो इन NaCl, नमक के अंदर, इन NaCl 1 Na आयन या 1 Na एटम बॉन्डेड विद 6 क्लोरीन एटम। एक Na आयन या एक Na एटम बच्चों 6 क्लोरीन एटम के साथ अटैच होता है एंड 6 क्लोरीन एटम बॉन्डेड विद 1 क्लोरीन एटम बॉन्डेड विद 6 सोडियम एटम। गॉट इट? वैसे इनको आयन बोल दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एटम की जगह क्या बोल दो? आयन, क्योंकि आयनिक फॉर्म में होते हैं। आयन बोल दो बच्चों। तो बात समझ में आ रही है कि एक एटम 6 एटम के साथ वाइज वर्जा कनेक्टेड होता है सोडियम के NaCl के अंदर, नमक के अंदर। क्लियर? मुस्कान बेटा आज बारिश हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क तुम्हारे भी प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ बच्चों को यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। ऐसे टेंशन ना लो, इसका वीडियो भी डाल दिया जाएगा। ठीक है बेटा? तीन ना? ओके चलो, अब बात कर रहे थे ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड। ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। एक बात बताओ बेटा छोटी सी, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में। किसी भी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जल्दी कब आएगा? लिखो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? साइज ऑफ कैटायन। ठीक है? या साइज ऑफ मेटल is greater than formation of cation is very easy। मतलब लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। माय डियर स्टूडेंट, सोचो कि जब किसी एटम्स के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी वो एटम उतना ही जल्दी पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। यस और नो? बेटा दिमाग लगाओ, हर चीज़ बता रखी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन गैसियस एटम। बच्चों यही बताया था, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ईज का मतलब क्या है? कि आसानी। आयनिक बॉन्ड आसानी से कब बनेगा बच्चों? तो आयनिक बॉन्ड बेटा आसानी से कब बनेगा? जब किसी भी एटम के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो बच्चों, लो हो, सीधी सी बात है। और लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कब होती है, जब किसी एटम का साइज बड़ा होता है। तो जैसे जैसे किसी एटम का साइज बढ़ेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। मतलब शॉर्ट में लिख लो कि कैटाइन जितना जल्दी बनेगा और एनाइन जितना जल्दी बनेगा, आयनिक बॉन्ड उतना ही जल्दी बनेगा। समझ गए क्या? तो कंडीशंस क्या हो जाएगी, आयनिक बॉन्ड अच्छे से बनने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बच्चों पर नेगेटिव साइन पे लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। समझ गए क्या? कोई स्पीसीज जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगी उसके ऊपर उतना जल्दी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा। बच्चों कोई स्पीसीज जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बात यह है बेटा कि कौन सी स्पीसीज जल्दी पॉजिटिव चार्ज डोनेट करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, जिसका साइज बड़ा होता है। बच्चों समझा रखा है पीरियोडिक टेबल में, याद करो। जितना साइज बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कर देगा। क्लियर? लिख लो, ये होता है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कंडीशंस। नोट कर लो, लिखो लिखो आगे, लैटिस एंथैल्पी। बच्चों नोट करो, लैटिस एंथैल्पी एक डेफिनेशन है छोटा सा। मुस्कान बेटा क्लियर तो दिख जाएगा, वीडियो देख लेना थोड़ा सा। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करो, तुम्हारी साइड में ज़्यादा है। लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड for dissociation of 1 mole ionic solid, 1 mole ionic compound into their ions is called लैटिस एंथैल्पी। मतलब किसी भी 1 मोल क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए, बच्चों किसी भी 1 मोल क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक डाउन करने के लिए जिस एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। एंथैल्पी एनर्जी एक ही बात होती है बेटा। बच्चों एंथैल्पी और एनर्जी एक ही बात होती है, समझ गए क्या? 1 मोल क्रिस्टल आयंस को ब्रेक डाउन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, लिख लो, लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब किसी भी आयनिक क्रिस्टल को बच्चों तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वो आयनिक कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। कॉमन सेंस की बात है, लिख लो बच्चों, किसी भी आयनिक क्रिस्टल को ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वो आयनिक कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। कॉमन सेंस की बात है, नोट कर लो। चलो ठीक है बेटा, किसी भी क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी बच्चों। ठीक है मुस्कान बेटा, चलो तो ये छोटी सी बात थी आयनिक सॉलिड्स की। किसकी बात थी? आयनिक सॉलिड की, आयनिक बॉन्ड की। स्क्रीनशॉट ले लो फिर देखते रहना। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपके सिलेबस में थोड़ा सा उसका जिक्र है
लेकिन कंपटीशन के लेवल पे वो बहुत बड़ा टॉपिक है। लिखो फेजांस रूल। फजांस रूल, FAJJANS, फजांस रूल एक साइंटिस्ट था। देखो बेटा, दुनिया में कोई भी बॉन्ड, बच्चों दुनिया में कोई भी बॉन्ड 100% ना आयोनिक हो सकता है ना 100% कोवलेंट हो सकता है। दुनिया का कोई भी बॉन्ड ना 100% आयोनिक हो सकता है बच्चों, ना वो 100% क्या हो सकता है, कोवलेंट हो सकता है। समझ गए? देयर आर नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक और 100% कोवलेंट। तो डियर स्टूडेंट्स लिख लो, नो बॉन्ड हैव 100% ionic characteristics or no bond have 100% covalent characteristics। मतलब दुनिया का कोई भी बॉन्ड बेटा 100% आयोनिक नहीं हो सकता और दुनिया का कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कोवलेंट नहीं हो सकता। ठीक है, दुनिया का कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं हो सकता, कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं हो सकता। लिख लो, आयोनिक बॉन्ड हैव some covalent characteristics and covalent bond have some ionic characteristics। मतलब कोई आयनिक बॉन्ड होगा बच्चों, तो आयनिक बॉन्ड में थोड़े बहुत कोवलेंट बॉन्ड के करैक्टरिस्टिक्स होंगे और कोवलेंट बॉन्ड जो होगा उसमें थोड़े बहुत आयनिक बॉन्ड के करैक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, समझ गए बच्चों? आयनिक बॉन्ड जो होगा, हाँ बेटा आफ्टर आयनिक है ये टॉपिक, फजांस रूल। आयनिक बॉन्ड के बाद में करवा रहा हूं मैं इसको, फजांस रूल। आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत जिक्र मिलेगा इसको, वेस्पर थ्योरी से पहले रीड करोगे एनसीईआरटी को तो थोड़ा बहुत लिखा मिल जाएगा। उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें उस पर मिल जाएंगी, लेकिन बहुत शॉर्ट दे रखा है, उसको मैं डिटेल करूंगा यहाँ पे। मतलब कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं हो सकता, 100% कोवलेंट नहीं हो सकता। लिख लो, फजांस एक्सप्लेन द कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन आयोनिक कंपाउंड। बेटा लास्ट लाइन में आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है। आयनिक बॉन्ड हैव सम कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कोवलेंट बॉन्ड हैव सम आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को शॉर्ट में लिख दिया CHRC कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को शॉर्ट में लिख दिया बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण, लक्षण, समझते हो ना? कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुण बोल दो, लक्षण बोल दो, अपने गांव की भाषा में लक्षण बोल दो। ठीक है, ओके। तो फजांस ने क्या एक्सप्लेन किया बच्चों? बेटा फजांस ने एक्सप्लेन किया कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें थोड़े बहुत कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किस बिहाफ पे किया? ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान रखना। तो उसने कहा द size of cation,
the size of cation decrease, then polarizing power increase. मतलब कैटायन का साइज बेटा जितना छोटा होगा बच्चों, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा किसी भी मॉलिक्यूल की पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब द साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, बड़ा साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा, देन पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज। अब पोलराइजिंग पावर क्या होता है, सुनो बेटा, कैटाइन जो है वो एनाइन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की जो कोशिश करता है, द कैटाइन, द टेंडेंसी द विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैटाइन टू एनाइन इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। ठीक है, ठीक है, लिख लो पोलराइजिंग पावर। The tendency to attract electron by cation from anion is called polarizing power। मतलब बच्चों कैटाइन जो होता है वो एनाइन के साथ, बच्चों कैटाइन जो होता है वो एनाइन के साथ जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा वो उसकी उतनी पोलराइजिंग पावर होगी। और एनाइन का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या बोल देंगे, पोलराइजेबिलिटी। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करैक्टरिस्टिक्स इस बिहाफ पे आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका, मैं साइड में हो जाता हूं, टेक ए स्क्रीनशॉट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा। लास्ट लाइन में आयनिक के बाद आयनिक करैक्टरिस्टिक्स है बेटा, ये तो ना द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बाय कैटाइन फ्रॉम एनाइन इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। मतलब कैटाइन तो समझते हो ना बेटा, पॉजिटिव आयंस का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलरिटी तो पढ़ा दी ना आपको बेटा, पोलर बॉन्ड तो पढ़ा दिया ना आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। मिटा दो, लिखो द साइज ऑफ कैटाइन डिक्रीज। ठीक है, द साइज ऑफ कैटाइन डिक्रीज देन कोवलेंट करैक्टरिस्टिक्स इंक्रीज। The size of cation decrease, covalent characteristics increase। क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग
order of their covalent characteristics. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आईआईटी में आया हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों कब इंक्रीज होगा? जब कैटायन का साइज डिक्रीज होगा। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव आयन, मतलब मेटल्स। lithium, LiCl, NaCl, KCl और RbCl। बच्चों मैंने यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल लिखे हैं, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड। सबको पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, दीज आर द सेम ग्रुप एलिमेंट। बेटा पीरियडिक टेबल को याद करो बच्चों, पीरियडिक टेबल पर फोकस करो बेटा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम चारों एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है बेटा, याद करो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, दीज ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप। हाँ या ना? थंबनेल दे दो मेरे को। आपको पता है सबको कि बच्चों ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैं, यस और नो? और ये भी पता होगा डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस तरीके से साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज हो रहा है, और साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज होगा तो आयोनिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स घटेगा। तो बच्चों ये सारे के सारे आयनिक मॉलिक्यूल थे, लेकिन इन आयनिक मॉलिक्यूल में LiCl जो है उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा होंगे। बच्चों बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का साइज जितना बड़ा होगा वो तो बहुत जल्दी आयनिक बॉन्ड बना लेगा। थोड़ी देर पहले आयनिक बॉन्ड बताया था। तो कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिव चार्ज का साइज जितना छोटा होगा कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उतने ही ज़्यादा होंगे। उल्टा कर दो, सेकंड लिखो, द साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज। बच्चों द साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज, बेटा एनाइन का साइज इंक्रीज होगा, लिख लो द साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज, देन कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स also increase। ये दोनों लाइन से आपके हर क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। ये जो 2 लाइन लिखे हैं बेटा वही फजान्स रूल की मेन कंसेप्ट वाली लाइंस हैं। इन दोनों लाइन से आप फजान्स रूल को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। जितना पॉजिटिव चार्ज का साइज छोटा होगा, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, उतने ही उसमें कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगे। उसका अपोजिट कर दो, जितना एनाइन का साइज बड़ा होगा उसमें उतने ही कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगे। यहाँ पे डिक्रीज लिखा है, यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, सिंपल। मान लो मैं क्वेश्चन लिखूँ, आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैं लिखूँ बेटा, जैसे मैं लिखूँ LiF, LiCl, LiBr और LiI। मैंने यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल लिखे हैं, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। यहाँ पे लिथियम जो है कैटन का साइज तो सेम ही है। यहाँ पे बेटा एनाइन का साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? साइज की बात करूँ तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा। बच्चों एनाइन समझते हो ना, नेगेटिव चार्ज, हेलोजेंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि मेटल के साथ जुड़ा हुआ है बच्चों यहाँ पे। तो आयनिक कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से बढ़ेंगे? इस तरीके से बढ़ेंगे। समझ गए? एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा, एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा उसमें उतने ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बच्चों। क्या होंगे? कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। लिख लो,
लिख लो बच्चों, कैटायन का साइज जितना छोटा और एनायन का साइज जितना बड़ा, उसके हिसाब से कोवलेंट करैक्टरिस्टिक्स वेरी करते हैं। नोट कर लो ये बातें, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान रखना, कैटायन और एनायन का साइज आपको बेटा पीरियडिक टेबल में पढ़ा रखा है, ग्रुप देख लिया करो। सेम ग्रुप एलिमेंट है, टॉप टू बॉटम जाने से साइज इंक्रीज होता है, और डिफरेंट ग्रुप एलिमेंट हैं या अलग अलग पीरियड के एलिमेंट हैं तो उनका साइज आप अरेंज कर ही लोगे। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे बच्चों साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। हर कंसेप्ट आपको पढ़ा रखा है, इन दोनों क्वेश्चन पे फोकस करना और आप क्वेश्चंस बनाने की कोशिश किया करो बच्चों। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको जितना ये चैप्टर पढ़ा दिया, एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक सबके पास है ना बेटा? एनसीईआरटी, यस और नो? ऑल स्टूडेंट हैव एनसीईआरटी बुक, आई होप सबके पास होगी अब तो, यस। तो आप बच्चों अपनी एनसीईआरटी बुक को रीड करना स्टार्ट कर दो। ये चैप्टर मैंने जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ना, क्लियर? और उसमें कुछ चीज़ समझ में ना आए तो मेरे से पूछना, लाइन टू लाइन पढ़ना बेटा, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक जो हैं बहुत शॉर्ट में दे रखे हैं, और कंपटीशन में वो टॉपिक जो हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। समझ गए क्या? समझ गए? यस और नो? समझ गए तो मुझे थंबनेल दे दो। आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है बच्चों, ओके? बाकी बात हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। भगवान